हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड गौरांगी पुंडीर। आई होप आप सब सेफ होंगे और आपकी फैमिली वाले भी सेफ होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET UG। ऑल्सो देयर इज़ अ फेक न्यूज़ स्प्रेडिंग कि CUET ऑनलाइन हो जाएगा या CUET पोस्टपोन हो जाएगा। सो अनटिल एंड अनलेस NTA का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है, आप प्लीज़ पढ़ाई करना मत छोड़िए, प्लीज़ पढ़िए। ऑल्सो जैसे ही अपडेट आएगा आई विल लेट यू नो। For now, I was getting a lot of comments regarding the deleted portions. So we have 4 chapters जो deleted थे and I will be covering those 4 chapters in the coming 4 days. Also, please subscribe to my channel because I will be uploading one deleted chapter and one most expected question revision series daily. So by today's video, we'll be covering the chapter which is Market as a Social Institution. This is a first book ka chapter and I was getting a lot of comments. Also, if you have not joined my Telegram channel, do join it because I am conducting mocks. Also, we'll be starting quizzes in this channel and जितनी भी videos होती हैं उसकी PPT या PDF आपको इस channel पे मिल जाएगी. For all the updates of my YouTube channel, you have to join the Telegram channel. Link जिसका आपको description box में मिल जाएगा. स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 4 विच इज मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। हमें पता है मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सामान खरीदते हैं या हम सामान बेचते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, मार्केट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, कास्ट का, सोसाइटी का, ये मार्केट से क्यों स्टार्ट हो रहा है। सो स्टार्टिंग विद वी थिंक कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सामान बेचा जा सकता है और सामान खरीदा जा सकता है। मार्केट को हम यही तो बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन के पास एक मार्केट है, सब्जी मंडी है, फल की दुकान है। सो ये क्या है, मार्केट है। वेजिटेबल मार्केट्स कुछ लोगों को क्या लगती है, कुछ लोगों को क्या मार्केट्स ऐसी भी लगती हैं जहाँ पे ट्रेड और बिजनेसेस भी होते हैं। सो बट एज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वी नो मार्केट क्या है। मार्केट हमें जो टर्म दिया था एक नेशन के थ्रू, लाइक एन इकोनॉमिस्ट ने जो बताया था कि एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट थे, दिस इज एन MCQ बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर CUT, सो वी हैव टू राइट MCQs। एडम स्मिथ ने एक बुक में वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया था कि हाउ द इकोनॉमिक थॉट फॉर द वेल्थ ऑफ नेशन सेज कि एक वेल्थ किस साइड से आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है एंड वो इकोनॉमी किस साइड से आपकी मार्केट से रिलेटेड है। तो उन्होंने बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो एक फंक्शनिंग और एक ऑर्डरिंग सिस्टम क्रिएट कर देती है और इसी के थ्रू ही हमारी मार्केट बनती है। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमी का जो आइडिया है ये हमारी सोसाइटी से सेपरेट है एंड उसको ऑपरेट करने के लिए हमें लॉज चाहिए, हमें अलग अलग कंटेक्स्ट चाहिए, चाहे वो सोशल कंटेक्स्ट हो, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हो। और इसलिए सोशोलॉजिस्ट अटेम्प्ट करते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को और वे से भी पढ़ें। जो अब हम सोशोलॉजी में मार्केट पढ़ रहे हैं, ये एडम स्मिथ का कहना था कि खाली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मार्केट ना पढ़ी जाए, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ी जाए। क्यों? क्योंकि हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को कल्चरली स्पेसिफिक वेज में देखते हैं। जैसे कि मार्केट हो गई, अब कुछ मार्केट्स कोई एक कास्ट चला सकता है, कोई मार्केट एक ट्रेडिशनल बिजनेस हो सकता है, किसी वीकली ट्राइब्स का हार्ट हो सकता है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ कम्युनिटी का ट्राइब। ऑल्सो यहाँ पे जो साइड में बॉक्सेस दे रखे हैं, जैसे एडम स्मिथ का बॉक्स दे रखा है कि इनको क्या बोला जाता था, ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ फाउंटेन हेड ऑफ कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक थॉट। तो ये MCQ में आ सकता है। ऑल्सो इनकी बुक बहुत ज़्यादा जरूरी है, वेल्थ ऑफ नेशन। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक टॉपिक दे रखा है, अ वीकली ट्राइबल हार्ट इन धोराई विलेज ऑफ बस्तार इन छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो एग्रीकल्चर और पीजेंट सोसाइटी है वहाँ पे पीरियोडिक मार्केट्स लगती हैं, वहाँ पे साल में हफ्ते में एक मार्केट्स लगती हैं और इनका जो फीचर है वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से है। लोग आते हैं, सामान बेचते हैं, कुछ लोग आते हैं वही प्रोड्यूस को खरीदते हैं। ये लोग ट्रेडर्स को जो बाहर के एरिया से होते हैं, लोकल एरियाज के बाहर से, मनी लेंडर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, ये सब आते हैं और अपने सर्विसेज देते हैं और पैसे खरीदते हैं। रूरल इंडिया में स्पेशलाइज्ड मार्केट्स होती हैं जो डिफरेंट इंटरवल्स में रखती हैं। जैसे कि कुछ पीरियोडिक मार्केट्स हैं जो इस सीजन में लगेगी, कुछ पीरियोडिक मार्केट्स हैं जो पूरे साल लगेगी, और मेट्रोपॉलिटन एरियाज और टाउन्स में भी ये मार्केट लगती हैं। वीकली हाट जो होते हैं, यानी कि हफ्ते में एक दिन लगने वाली मार्केट जो आपके घर के आसपास भी लगती होगी, दिस इज व्हाट, दिस इज अ इवन लाइक इट इज इवन इन रूरल अर्बन एरियाज, दोनों में ये मार्केट्स लगती हैं। और जो तुम्हारा चाहे वो हिली एरियाज हो गए, प्लेन एरियाज हो गए, हर जगह ये मार्केट्स लगती हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हिली एंड फॉरेस्टेड एरियाज की, जहाँ पे रोड और कम्युनिकेशन पुअर है, तो इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड है ये एरियाज। तो यहाँ पे जो मार्केट होगी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पे मिलते भी एक दूसरे से मार्केट के टाइम पे ही हैं। लोकल लोग आते हैं, जो उन्होंने एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से बनाया है उसको वो बेचते हैं,
या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाउन से सामान लेके आते हैं और उसको रीसेल करते हैं एंड उससे पैसा कमाते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो मिलते हैं, दे मीट देयर किन, वो यहाँ पे मैरिजेस के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। यानी कि अगर आपको ही कास्ट में आपके एंडोगैमी हो जाएगी तो आपकी कास्ट को कोई पर्सन दिख गया तो अच्छा हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, तो चलो इनकी शादी करा देते हैं। या फिर ये गॉसिप्स एक्सचेंज करते हैं कि उसके यहाँ ये हो गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सोशल इंटरेक्शन जो मार्केट के थ्रू हो रहा है। वीकली हार्ट ट्राइबल एरियाज में एक बहुत ओल्ड इंस्टीट्यूशन है और बहुत टाइम से कैरेक्टराइज यानी कि चेंज होता जा रहा है। रिमोट एरियाज को जब से कॉलोनियल स्टेट के अंडर लाया गया है तो ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इनकी जो इकोनॉमी है ये क्या हो गई है, ये ओपन अप हो गई है। यानी कि अब जो पहले ये आइसोलेशनिस्ट थे अभी आइसोलेशनिस्ट नहीं है, अब इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया है, आइसोलेशन से बाहर निकल गए हैं। अब ये लोग अपने जो रिच फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह होते हैं अब इनको एक्सप्लॉइट नहीं होने देते हैं। साथ ही साथ तुम्हारा मनी लेंडर्स नॉन ट्राइबल प्लेन से भी अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचते हैं आउटसाइडर्स को और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ट्राइबल्स जो थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे लेबरर्स बनते थे, जैसे कि टी प्लांटेशंस में चले गए, माइंस में चले गए। लेकिन अब जो मार्केट हो गई है वो ट्राइबल लेबर के लिए डेवलप हो गई है कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि इनकी जो वो है इकोनॉमी है वो डायरेक्टली मार्केट से लिंक कर दी गई है। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी वो आया है, जैसे मान लो कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स आ गए तो जो लोकल एरिया के लोग हैं वो तो आदिवासी तो इम्परविज्ड ही रहेंगे, वो लोग तो मार्जिनलाइज ही रहेंगे। सो सम पीपल हैव ग्रीन एंड सम पीपल हैव बीन मार्जिनलाइज बिकॉज एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पे भी वही हो गया, मार्केट की वजह से कहीं जगह पे एलीट जो कास्ट है वो ऊपर बढ़ रही है और कुछ ट्राइबल्स का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये जो वीकली मार्केट है ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो लोकल ट्राइब है उसकी इकोनॉमी को बाहर के लोगों से जोड़ती है और जो उनका एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप है उसको भी वो तोड़ देती है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मेनली गोंड्स पाए जाते हैं, आदिवासी ग्रुप है जो इंक्लूडिंग ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल पीपल। और यहाँ पे इनका काम क्या है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आते हैं, बिजनेस देखते हैं आदिवासी के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। और जो इनकी मार्केट होती है ये कुछ गुड्स और स्पेशलिस्ट गुड्स बनाती है, जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड ज्वेलरी हो गई, ट्रिंकेट्स हो गए, पॉट्स हो गए, नाइफ्स हो गए, या फिर ये हल्दी, टर्मरिक, लोकल फूड एंड बैम्बू बास्केट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये फिर आदिवासीज लेते हैं, दे आर परचेज्ड बाय ट्रेडर्स जो इनको टाउन्स में ले जाते हैं। कुछ मार्केट्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे लोग बायर्स होते हैं, यानी कि आदिवासीज जो सेल करते हैं मेनली हिंदू कास्ट को। आदिवासी अर्न करते हैं कैश बाय द सेल ऑफ फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वही जो इन्होंने पेड़ काट के सामान बनाया है उसको ये बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। Then we have caste-based market and trading networks in pre-colonial and colonial India। यानी कि जो कास्ट के बेसिस पे मार्केट हो रही है उसको ट्रेडिंग नेटवर्क से कैसे जोड़ेंगे हम, कॉलोनियल होने से पहले यानी ब्रिटिशर्स से पहले और ब्रिटिशर्स के बाद में आने के बाद में। सो याद रखना जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस थी वो एडवेंट कब हुई थी, यानी वो स्टार्ट कब हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी कॉलोनियल टाइम्स में। उससे जिसकी वजह से इंडिया जो था सेल्फ सफिशिएंट बन गया था और इकोनॉमीज हमारी प्राइमरली बेस्ड ऑन नॉन मार्केट एक्सचेंज थी। लेकिन कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने स्टार्ट करी क्या, कमर्शियल मनी को यूज करना हमारी लोकल इकोनॉमीज में। देन यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है आदिवासी विलेज मार्केट इन बस्तार। इसमें बता रखा है कि किस साइड किस तरह कि सिर्फ एक हफ्ते में एक ही दिन मार्केट लगती है एंड फ्राइडे के अलावा पूरे के पूरे हफ्ते में लोग आपस में मिलते हैं तो बिल्कुल शांत माहौल रहता है। बिल्कुल कोई जैसे टूटे हुए घर दिख रहे हैं और फ्राइडे को एकदम से बिल्कुल लग्जरियस वाइब, एकदम से एंजॉयफुल वाइब्स हो जाती है। सो दिस इज इन दिस बॉक्स। देन वी हैव लाइक द इनकॉर्पोरेशन दैट दे थॉट कि कॉलोनियलिज्म जो आया था उसने बहुत ज़्यादा मेजर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लेके आए थे, जैसे कि लैंड रेवेन्यू होना शुरू हो गया था। तो जो पेमेंट थी वो काइंड से किस में शिफ्ट हो गई, वो कैश में शिफ्ट हो गई थी। और उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी मोनेटाइज हो गई, जजमानी सिस्टम आ गया विच इज़ व्हाट, नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम जो विलेजेस और रीजन्स में आ गया था। सो यहाँ पे बताया गया है कि इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न यानी कि प्री कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में फजी होने लग गई थी। एंड इंडिया मेजर मैन्युफैक्चरर बन गया था और एक्सपोर्टर बन गया था हैंडलूम क्लोथ का। सो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गई थी स्पेशली यूरोप से। सो इसलिए एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गए थे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि व्हाट वी कॉल एज बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या होता है, हुंडी। व्हाट इज़ दिस, ये एक तरह का क्रेडिट नोट होता है जिसके वजह से जो मर्चेंट्स हैं वो जो दूर के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होते हैं यानी कि एक सी से ओवरसीज ट्रेड जो करने हैं वो इस क्रेडिट नोट के थ्रू कर सकते हैं। प्राइमरली ये कास्ट
कास्ट और किनशिप कम्युनिटी के अंदर ही होते हैं। फिर ये बॉक्स दे रखा है, दिस बॉक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको एक MCQ पता होना चाहिए कि जो नकाटर्स हैं वो तमिलनाडु के हैं एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ कास्ट ग्रुप। एंड ये जो है इन लोगों ने अपने लिए क्या बना लिया, इन लोगों ने अपना बैंकिंग सिस्टम बना लिया। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाया था कि गवर्नमेंट कंट्रोल हमारा बैंक होगा और हम लोग पब्लिकली कॉन्फिडेंस करेंगे कि लोगों को अगर पैसे चाहिए, पैसे सबमिट करना है, कुछ भी करना है, तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कास्ट के लिए एक बैंकिंग सिस्टम बनाएंगे। सो कौन सी कास्ट से वो लिंक्ड है वो आपको पता होना चाहिए। नकाटर्स इन तमिलनाडु एंड द कास्ट इज नकाटर्स। ऑल्सो ये लोन लेते थे लोगों से, पैसे डिपॉजिट कराते थे, उन्हें लोन देते थे, एक विद वन कास्ट वन अनदर कास्ट डिफाइन करते थे, और साथ ही साथ ये मैरिज, कॉमन कल्ट मेंबरशिप पे भी ध्यान देते थे। अनलाइक द मॉडर्न वेस्टर्न सिस्टम, अब इनके रेपुटेशन डिसीजंस बहुत ज़्यादा एक्सचेंज फेयर्स में थे और इसे अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग थे। एंड इट वॉज नॉट अ गवर्नमेंट कंट्रोल सेंट्रल बैंक, इट वॉज अ कास्ट कंट्रोल सेंट्रल बैंक, एक पूरी कम्युनिटी का था। देन वी हैव सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मार्केट एंड ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज, वही जब हमने पढ़ा। नकाटस क्या कर रहे थे, नकाटस बैंकिंग सिस्टम कर रहे थे। देन वी हैव वैश्यास कॉन्स्टिट्यूट द, जो हमने वर्ना सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्रास, आउटकास्ट पढ़े थे। तो इसमें बता रखा है कि वैश्यास का भी सिस्टम क्या था, अस्क्राइब स्टेटस था, जिसको अब हम बोलते हैं बनियास। तो ये क्या थे, ये बिजनेस ट्रेडर्स थे जो ट्रेड करते थे। तो यहाँ पे बता रखा है किस तरह से हमने एक कास्ट को एक ऑक्यूपेशन से लिंक कर दिया है। पारसी, सिंधीज, बोहराज, जैन्स, तो मर्जेंट कम्युनिटीज किसी हाई स्टेटस से नहीं होती थी। एंड फॉर इंस्टेंस कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो मार्जिनल ट्राइब ग्रुप थे लाइक द बंजारास, उनको अलग अलग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस में क्या दे दिया जाती थी, प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस करने की वो दी जाती थी। देन वी हैव कोलोनियलिज्म एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू मार्केट। जब कोलोनियलिज्म आया तो मार्केट जो थी वो नई इमर्ज होनी शुरू हो गई। कैसे, जैसे ही हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल में आए, सो द डिमाइस ऑफ द हैंडलूम इंडस्ट्री ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ द मार्केट विद चीप मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल फ्रॉम इंग्लैंड। Although प्री-कॉलोनियल इंडिया हैड अ कॉम्प्लेक्स मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, ये याद रखना कि जो हमारा प्री-कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन था, यानी कि जो इंडिया था कोलोनियलिज्म से पहले था, तो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वो था, कॉम्प्लेक्स था। यानी कि हिस्टोरियंस को पता ही नहीं था कि उन्हें किस तरह से चीज़ें सॉल्व करनी है। सो दिस वॉज बिकॉज इंडिया वॉज अ मेजर सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। और कोलोनियलिज्म के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रॉ मटेरियल को ले रहे थे, हम रॉ मटेरियल बेच रहे थे और फिनिश गुड्स ले रहे थे। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ओवरटर्निंग हो गई हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में। गुड एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है मारवाड़ीज का, जिनको हम लोग बेस्ट नोन बोलते हैं इस टाइम पे कि मारवाड़ी अच्छा बिजनेस कम्युनिटी से वो करता है, ही दे बिलोंग टू बिजनेस कम्युनिटीज। तो यहाँ पे इनके स्मॉल ट्रेडर्स और बाजार्स खुलने लग गए। मारवाड़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए कोलोनियल पीरियड के टाइम पे, जिसका उन्होंने एडवांटेज लिया एंड दे गो टू द सिटीज़ लाइक कैलकाता एंड थ्रू दैट उन्होंने ट्रेड करा, मनी लाइक सिस्टम करा। नकाटर्स की तरह मारवाड़ीज भी क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। एंड उनको एक्सटेंसिव क्या मिला, सोशल नेटवर्क मिला, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। मारवाड़ी जो फैमिलीज हैं दे हैव इनफ वेल्थ और वो मनी लेंडर्स बन गए हैं। बाय एक्टिंग एज बैंकर्स, वो पैसे देते हैं लोगों को एंड दे टेक द लोन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम देम। तो दिस टेल्स लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन कि पहले लोग जो थे छोटे से माइग्रेंट ट्रेडर थे, उसके बाद वो मर्चेंट बैंकर्स बने, उसके बाद वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। तो ये क्या है, ये हम लोग बता रहे हैं कि जो मार्केट है वो किस तरह से इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में नहीं सोशल कंटेक्स्ट में बढ़ी है, कि छोटे से ही बड़े बन गया इंसान। पहले वो छोटा सा माइग्रेंट था, फिर वो ट्रेडर बना, फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम। इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले याद रखना कार्ल मार्क्स जो है ही वाज अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म एज अ कमोडिटी प्रोडक्शन ऑफ मार्केट। इसमें उन्होंने बोला है कि कैपिटलिज्म वो चीज़ होती है जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जहाँ पे द एसेट्स आर प्राइवेटली ओन्ड एंड जो भी चीज़ होगी वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जाएगी। सो कार्ल मार्क्स जो थे, ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो हर एक कास्ट से होगा। और उन्होंने बोला था कि जो इकोनॉमी है वो गुड सर्कुलेटिंग में नहीं बल्कि वो लोगों के कनेक्टेडनेस पे बताई जाती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर लेबर खुद कमोडिटी बन जाती है, लेबर ही कमोडिटी है। अच्छा एक बात बताइए, आप खुद सोचिए, आप अगर आज आईफोन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आईफोन की जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई थी या फिर जिस इंसान ने आईफोन की बैक सीट या फिर सिम बनाया है, क्या वो खुद आईफोन यूज़ कर सकता है? नहीं। सो दिस इज़ वॉट
कि लेबर खुद ही क्या नहीं कर पा रही है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है, और वो खुद कमोडिटी बन गई है, क्योंकि उनकी लेबर पावर की वजह से ही तो जो ओनर्स हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो कैपिटलिस्ट कास्ट है यही तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये वर्कर्स को कम पैसे दे रहे हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रहे हैं प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस वैल्यू। मार्क्स की इस थ्योरी को ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सोसाइटी को एक इंस्पिरेशन मिली थी लोगों को, कि हम लोग डिबेट कर सके कि जो कैपिटलिज्म हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें आप लेबर का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, it is not good. Then we have commodification and consumption. Commodification क्या होता है? commodification मतलब फॉर इंस्टेंस लेबर और स्किल को हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो इंसान है या लोग हैं, हम उनको भी कमोडिटी की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि हम उनको भी एक थिंग की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि इंसानों की तरह। इंसानों को भी अब हमने क्या बना दिया है, कैपिटलिज्म का शिकार, कि ये जो लेबर है, दिस लेबर इज जस्ट लाइक अ कमोडिटी टू अस। इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट थे। क्यों? क्योंकि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम पे कंट्रोवर्सी हो जाती है कि अगर किसी को सेल ऑफ किडनी बाय द पुअर, कोई गरीब किसी को किडनी बेच रहा है टू द रिच हु नीड किडनी, तो अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल हमें तो ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचना ही नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कमोडिटी। लेकिन अर्ली टाइम्स पे ह्यूमन बींग्स को तो बेचा जाता था, पूरे के पूरे ह्यूमन बींग्स को स्लेव्स बना दिया जाता था, जिसको हम इमोरल बोलते हैं। सो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर सब लोगों को पर्सन की जो लेबर है उसको खरीदते हैं, लोग सर्विस लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो इसको कौन बोलता है? कार्ल मार्क्स बोलते हैं दिस सिचुएशन इज फाउंड सिर्फ कैपिटलिज्म सोसाइटी में ये चीज़ पाई जाती है। कैपिटलिज्म सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रॉफिट मोटिव से हो रहा है, विच इज़ प्राइवेटली ओन। कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर भी प्रोफेशनल मैरिज हो गई, ब्यूरोज, जैसे ब्यूरो के थ्रू हो रही है, तुम्हारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप क्या कर रहे हो, अगर आपको दुल्हन पानी है तो आपको, जैसे आई विल नॉट नेम द साइट्स, यहाँ पे साइट पे जाओगे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आप अपने लिए ग्रूम या फिर ब्राइड पा सकते हो। सो दिस इज अनदर वर्ड, दिस इज अ कंटेम्प्रेरी टाइम जहाँ पे कमोडिटीज एक्सचेंज हो रही है। या फिर अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखना है, तो यू हैव वेबसाइट। सो दिस इज व्हाट अ प्रोसेस ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। आपने तो एजुकेशन का भी धंधा बना दिया। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट फीचर। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर आता है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा भाई? अगर आपको ये चीज़ बेची जा रही है तो आप ये चीज़ कंज्यूम भी तो कर रहे हो ना, आप ये चीज़ खरीद भी तो रहे हो इकोनॉमिक रीजंस में। तो कंजम्पशन इसलिए एक इंपॉर्टेंट वे बन जाता है सोशल डिस्टिंक्टिवनेस का, क्योंकि हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये जो तुम्हारी चीज़ें कोई खरीदेगा ही नहीं तो ये बनेंगी कैसे? सो थिंक ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दैट एवरी डे ऑन टेलीविजन जो होती हैं, तो क्या होती हैं? ये इसलिए तो होती हैं एडवर्टाइजमेंट, क्यों? जिससे लोग जो है गुड्स खरीद सकें। एक और सोशोलॉजिस्ट है मार्क्स वीबर, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला था, इन्होंने चीज़ दी थी, द टर्म नेम्ड एज स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल क्या होता है? मैं एक आईफोन का यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें होता था कौन सा स्टेटस सिंबल का है। तो 3 गैजेट्स के नाम अनआइडेंटिफाइड और एक गैजेट, एक फ़ोन था रेडमी का। सो दिस इज़ आइडेंटिफाइड। तो ये क्या है? हम लोग जो है अब मॉडल की कार का मॉडल बता देंगे। सो दिस इज़ अ स्टेटस सिंबल की देखो मेरे पास ये वाली गाड़ी है, आई हैव मर्सिडीज, दिस इज, सो आई एम फ्रॉम हाई कास्ट, आई एम अ रिच एलीट। सो मार्क्स वीबर ने भी यही बोला था कि जो लोग हैं जो गुड्स खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने सोसाइटी में स्टेटस दिखाना है, इसको स्टेटस सिंबल बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर एलपीजी 1991 में आया था। एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन की बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस होती हैं। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हो, इंटरकनेक्टेडनेस वर्ल्ड वाइड, इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ये पॉलिटिकल भी होता है, कल्चरल भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है। सो सेंट्रल फीचर इसका यही है कि आप अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हो। फॉर इंस्टेंस इंडिया की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है वो यूएसए में है और अलग अलग जगहों पे है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 9/11 में अटैक हुआ था। सो इट वाज अ टेररिस्ट अटैक इन 9/11। क्या हुआ था 9/11 में कि 4 मेजर प्लेन्स को हाईजैक करके मेजर जो बिल्डिंग्स थी यूएसए की वहाँ पे क्रैश कर दिया गया था। तो इसकी वजह से जो इंडिया की मार्केट है वो स्लर्प हुई थी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है, फिर इंडस्ट्रीज की होती है। याद रखेगा लोग इंडिया में क्यों कंपनी सेटअप करना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया के पास लो सर्विस है, लो कॉस्ट सर्विसेज, और हमारी जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा चीप है। ऑल्सो इंडिया के अंदर लेबर लॉज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर सिर्फ मनी और गुड्स नहीं, लेकिन पीपल, कल्चरल, प्रोडक्ट्स, ये सब भी क्या होता है? सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से एक नई मार्केट बन जाती है प्रोडक्ट, सर्विसेज और कल्चर के लिए।
ऑल्सो यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है व्हेन अ मार्केट बिकम्स अ कमोडिटी, एक पुष्कर कैमल फेयर की. दिस बॉक्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि जब कार्तिक का महीना चलता है तो किस तरह से लोग जो हैं जब मेले में आते हैं तो वो साथ ही साथ कैमल्स को लेके आते हैं, कैटल्स को लेके आते हैं, एंड उसी के साथ साथ ही जो रिलीजियस फेयर है किस तरह से इकोनॉमिक फेयर भी बन जाता है. Then we have a debate on liberalization, market versus state. So this is a debate which is going on like every time in India जब भी globalization की बात आती है. So globalization के अंदर लोग बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ मार्केट पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ एलीट क्लास का प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन स्टेट का काम तो वेलफेयर पहुंचाना है, लोगों को सस्ते दामों पे माल पहुंचाना है. सो इज इट एक्चुअली हैपनिंग? सो ग्लोबलाइजेशन के बाद लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया था पब्लिक सेक्टर्स का, सो लूजनिंग ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कम हो गई थी, कैपिटल पे, लेबर पे टैक्स कम कर दिए थे, फॉरेन गुड्स को हम आसानी से इंपोर्ट कर पा रहे थे. तो जो मार्केटाइजेशन थी, यानी कि जो मार्केट के प्रोसेसेस थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करा जा रहा था अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. तो जो लोग मार्केटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि ये तो अच्छा स्टेप है, हम लोग इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज से ज़्यादा ग्रो होंगी तो एफिशिएंट हो जाएंगी, कंट्री की जीडीपी बढ़ जाएगी. लेकिन इस चेंज की वजह से जैसे फॉरेन ब्रांड्स इंडिया के अंदर आ रहे थे तो जो इंडिया के लोकल ब्रांड्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस कर रहा था, और बहुत सारे जो वो थे ब्रांड्स थे, दे डाइड इन द फेस कॉम्पिटिशन ड्यू टू मैनचेस्टर की वजह से. सो लिबरलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मिक्स था. इसके नेगेटिव आउटकम भी था क्योंकि कॉस्ट डिसएडवांटेजेस थी, कुछ सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे, कुछ सेक्टर्स ग्रो नहीं कर रहे थे. इंडियन फार्मर्स को जैसे अब तुम लोगों को पता है बाहर वाली कंपनीज आएंगी, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये डिसाइड कर देंगे कि आपको ये सीड उगानी है, जिसको वी नोन ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. तो इसकी वजह से ये लोग वर्ल्ड मार्केट से भी जुड़ गए थे. सब्सिडाइज रेट पे इन्हें मिल रहा है, मिनिमम इनकम मिल रही है सब्सिडाइज. बट इससे एक और चीज़ भी हो रही थी कि फार्मर सुसाइड भी बढ़ रहा था. क्यों? क्योंकि अगर जो है तुम्हारी सीड नहीं ढंग से होगी, तुम्हारा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, तो तुम्हें अब वापस रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो डेप्थ ट्रैप में फंस के फार्मर सुसाइड भी हो रही थी. तो लिबरलाइजेशन की वजह से सपोर्ट प्राइसेस तो बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट की रिड्यूसेस भी कम हो रही थी, लेकिन स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को जब ग्लोबल कॉम्पिटिशन मिला तो उनकी वो इतने दे वर नॉट एबल दैट दे वुड बी कंपीटिंग विद दैट. क्यों? क्योंकि बाहर का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो थोड़ा सस्ता आ रहा था, इंडिया का प्रोडक्ट थोड़ा महंगा था, लोगों को बाहर का प्रोडक्ट यूज़ करना था, एज आई मार्क्स वीबर टोल्ड, स्टेटस सिंबल की वजह से. तो इस वजह से ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया. सो इन दिस होल चैप्टर वी हैव सीन कि मार्केट्स कितने तरह की थी, किस साइड से विलेज हार्ट हुआ, किस साइड से हम एक छोटे माइग्रेंट लेबर से एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने, क्या क्या मार्केट की डिफरेंट डायमेंशंस थी इन कंपैरिजन टू सोशल इंस्टीट्यूशन. आई नो दिस चैप्टर इज अ लिटिल ट्रिकी because it has a lot of material to learn, but don't worry, I will also be uploading the most expected questions of this chapter so that you get idea कि इस chapter से कैसे questions आने हैं. Also please share the videos as much as you can because there are very few resources available for sociology, and when I'm uploading it, please do share for the betterment of your friends. So this was all for today's video. Thank you so much for watching.